हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम आज एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट मिलाकर एक चैप्टर बनता है। अभी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूंगा और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के सभी कॉन्सेप्ट्स जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक फंड फ्लो स्टेटमेंट की कोई भी बात नहीं करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन में बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, और जिस अप्रोच को रखते हुए हम पढ़ेंगे आपको इन दोनों में सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस लगेगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इनके बीच में डिफरेंस है, उसको हम एड्रेस करेंगे, वो पढ़ेंगे भी, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट फंड फ्लो स्टेटमेंट इज। अब मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की कोई बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इसका प्रिपरेशन भी समझा है। कंसेप्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां पर कुछ नया नहीं आएगा, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेगा, पर एडजस्टमेंट्स थोड़े से इंक्रीज लेवल के आ जाएंगे। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, उतना कन्वीनियंट क्वेश्चन नहीं रहेगा जितना आपकी 12th की थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता ही नहीं है, अभी जीरो नॉलेज है। तो बीच में अगर बोरिंग लगे तो यूं समझना कि एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप लिया, स्कूल के वो दिन याद किए जब आप छोटे छोटे से बच्चे थे, प्यारे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में बैठा करते थे। देखो कितना समय निकल गया, आज प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने के लिए बैठे हो यहाँ पर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। और इसका मीनिंग समझते हैं हम इसके नाम में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो और स्टेटमेंट तीन वर्ड्स हैं जिसको बनाकर ये पूरे चैप्टर का नाम बना है, कैश। कैश को हम समझते हैं इज सिंपली मनी, बट यहां पर कैश का मीनिंग थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। सिर्फ कैश नहीं, कैश और कैश के इक्विवेलेंस, कैश और कैश के इक्विवेलेंट्स का फ्लो हम देखेंगे। तो यहां पर कैश भी आ जाएगा और कैश में तुल्य या कैश के समान ट्रीट किए जाने वाले चीजें भी आ जाएंगी, जैसे बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी वो शेयर्स या वो मार्केट में एक्टिवली ट्रेड होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। यानी अगर आप कोई ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो आपका एक बिजनेस साइकिल 48 आवर्स के अंदर अंदर तो आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। मतलब अगर आपने परचेज किया होगा तो आउटफ्लो हो जाएगा कैश का, और सेल करी होगी तो आपके अकाउंट में पैसे शो होने लग जाएंगे, रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। सो ट्रेडिंग इन दीज सिक्योरिटीज इज एज गुड एज ट्रांजैक्टिंग इन कैश। इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक और कैश को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है वाइल प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये तीनों चीजें अलग हैं, तीनों सेपरेटली शो भी होती है बैलेंस शीट के अंदर, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कैश की डेफिनेशन में ही आते हैं। कैश की डेफिनेशन बेसिकली हो गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। फ्लो का मतलब हुआ सिंपली मूवमेंट। आपको कैश का मूवमेंट बताना है इस स्टेटमेंट के अंदर, मूवमेंट कि कैश कहां कहां से मूव करके ओपनिंग कैश से हमने स्टार्ट किया था ये साल, ये अकाउंटिंग पीरियड, और क्लोजिंग कैश पर ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ है। कितना मूव किया कैश ने ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश बनने तक, वो पूरा मूवमेंट एक स्टेटमेंट, एक समरी, एक कागज के टुकड़े पर आप हमें बता दीजिए, एक पीस ऑफ पेपर पर आप हमें बता दीजिए। ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। इसको गवर्न भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये आपको पता है। पर हम इस टॉपिक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचने लगना कि मैंने अकाउंट्स उठा लिए, मैं अभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ा रहा हूं। हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे पढ़ रहे हैं, क्यों?
फाइनेंशियल मैनेजर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना। एंड फाइनेंस इज नथिंग बट मनी एंड थिंग्स इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी का मोस्ट लिक्विड फॉर्म, फाइनेंस का मोस्ट लिक्विड फॉर्म कैश। कैश के मूवमेंट की कंसर्न तो फाइनेंशियल मैनेजर को सबसे ज्यादा होगी। रादर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकाउंटेंट से ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर होती है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, रादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अकाउंटेंट। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में ही आ सकता है। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो चेक कर रहे हैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। फ्लो का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश कैसे बना, कहां कहां मूव किया, ये आप बता दीजिए। अब अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले नहीं पढ़ा हुआ होता, या आपको उसको कॉन्सेप्चुअली आपने नहीं समझा है, तो मन में एक सवाल आएगा कि सर कैश का मूवमेंट तो कैश बुक शो कर देती है, कैश अकाउंट शो कर देता है, क्या जरूरत है एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाने की? देखिए, कैश बुक और कैश अकाउंट क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शन को शो करता है, और वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शो करता है, समरी नहीं। और वो ट्रांजैक्शंस को एक्टिविटीज में डिवाइड करके भी नहीं बताता। मुझे एक समराइज स्टेटमेंट चाहिए, और मुझे ये स्टेटमेंट बेसिकली 3 एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके चाहिए, और वो भी समरी फॉर्म में। मुझे जितना भी कैश का फ्लो हुआ है, इस फ्लो को अलग अलग नाम से नहीं, अलग अलग एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके दो। आप मुझे क्रोनोलॉजिकली मत बताओ। अगर सैलरी हर महीने पे हुई है तो आप 12 बार सैलरी लिख के मुझे मत बताओ। आप मुझे सैलरी की समरी दो, मुझे समराइज दो, और साथ ही एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके भी दो पूरे कैश के फ्लो को। ओपनिंग कैश से लेकर क्लोजिंग कैश तक का जो फ्लो हुआ है कैश का, उस फ्लो को आपको मुझे क्या करके देना है? आपको उसे एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। किन किन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है? 3 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज। कैश के फ्लो को डिवाइड करके बताना है इन 3 एक्टिविटीज में: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन 3 एक्टिविटीज में पूरे कैश के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम कैश के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, आसान शब्दों में बात कहूं तो ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश में कन्वर्ट हुआ। बढ़ भी सकता था, कम भी हो सकता था। चलिए मानिए कि बढ़ा है। किन किन कारणों से बढ़ सकता है? प्रॉफिट कमाया होगा तो कैश आया होगा, नए गुड्स बेचे, डेटर से कलेक्शन किया, कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेशक उनको नेट करके कुछ पैसा, कुछ कैश मैंने प्रॉफिट के फॉर्म में अर्न किया है, तो उससे कैश इंक्रीज हुआ होगा। हो सकता है शेयर्स इशू किए हो सकता है नई कैपिटल रेस करी हो सकता है पुराने एसेट्स बेच दिए हो सकता है कुछ एसेट्स खरीदे हो सकता है कुछ पुराने लोन्स पे भी किए हों। तो इस तरीके से मेरे कैश का मूवमेंट हो रहा होगा। कैश बुक को देख लो ना, किन किन कारणों से कैश आता है। सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं। ये सब जो एक्टिविटी है, एक्सपेंसेस पे करना, परचेज करना, सेल करना गुड्स की, ये सब ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है? ऑपरेशन का मीनिंग है वो एक्टिविटीज जिसके लिए बिजनेस आपने चला रखा है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपने चला रखा है, जिसके लिए आपकी कंपनी बनी है। जिन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपकी कंपनी बनी है, उनके प्रोविजन में, उनके मैन्युफैक्चर में, उनके परचेज में, उनके सेल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो एक कैश का मूवमेंट हो सकता है ऑपरेशंस की वजह से। कुल मिला के आसान शब्दों में कहूं तो गुड्स को परचेज सेल की वजह से प्रॉफिट कमाया होगा आपने कैश में। एक तो कैश का मूवमेंट उधर हो सकता है, मतलब कैश या तो आ सकता है वहां से, और अगर लॉसेस इंकर किए होंगे तो जा भी सकता है। रफ वर्ड्स में बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि लॉसेस में जाए, और जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स में आए भी, क्योंकि कैश और अक्रूवल बहुत अलग चीजें होती हैं। फिर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो ऑपरेशंस करोगे कैसे? एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, तो उन एसेट्स को खरीदने का खर्चा हो सकता है, पुराने एसेट्स को बेचने से इनफ्लो हो सकता है कैश का।
तो यहाँ पर कैश आ जा सकता है। फिर आप शेयर कैपिटल रेस कर सकते हैं, फाइनेंस करेंगे, ये एसेट्स खरीदने तो कहीं से पैसा चाहिएगा, तो उन पैसे को लाने के लिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनको रेस करने के लिए इनको इशू करोगे तो कैश आ सकता है। पुराने लोन का पेमेंट करोगे तो कैश जा सकता है। तो वो एक्टिविटी हो जाएगी फाइनेंसिंग। तो हम तीन एक्टिविटीज में मेरे पूरे कैश के फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीन एक्टिविटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलिए समझते हैं कि ये एक्टिविटीज हैं क्या। देखिए, सबसे पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज बेसिकली कैश जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस। एनुअली, पूरे साल में कितना कैश जनरेट हुआ बिजनेस के ऑपरेशन से। बिजनेस के ऑपरेशंस क्या होते हैं? गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना। तो इससे कैश जनरेटेड मुझे कैलकुलेट करना है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच। आपने अभी तक जो सीखी है वो इनडायरेक्ट अप्रोच सीखी है। डायरेक्ट अप्रोच में मीनिंग क्या है? देखिए, हमें पता करना है कि हमने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया। ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज होती है? गुड्स का खरीदना, गुड्स को बेचना, डेटर से पैसा कलेक्ट करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, और सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पेमेंट करना। ये कैश एक्टिविटी हो गई। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करेंगे? कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये इनफ्लोज हो गए। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेज, ये आउटफ्लोज ऑफ कैश हो गए। सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जिनका भी पेमेंट हुआ कैश में, ये आउटफ्लोज हो गए। इसको नेट कर देंगे, टैक्स का एडजस्टमेंट कर देंगे, टैक्स पेड का। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की वजह से इस साल जो कैश जनरेट हुआ या कंज्यूम हुआ या फिर यूज हुआ ऑपरेशंस के अंदर, उसको कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। ये नहीं देखेंगे कि डेटर से कितना कलेक्शन हुआ, कैश सेल कितनी हुई। मैं देखूंगा कि मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया इस साल। सारी कमाई और सारे खर्चों को एडजस्ट करके लास्ट में जो प्रॉफिट अर्न किया मैं उसको पकड़ूंगा और पता करूंगा कि इसमें से कितना प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट अचीव हुआ ये तो अक्रूवल से निकला, मैं इस प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो प्रॉफिट है मेरी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट शो हो रहा है, इस प्रॉफिट को मैं कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। यानी मेरे इस प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस लेस हो चुका है अगर, या कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रखा है, तो उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो ऑपरेटिंग है ही नहीं पर ऐड या लेस हुआ इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, जो ऑपरेटिंग नहीं है, कैश का फ्लो जरूर हुआ होगा, या तो कैश आया होगा या कैश गया होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से। जैसे इंटरेस्ट पेड। अब गुड्स का खरीदना बेचना ऑपरेशन है, पर इंटरेस्ट का पेमेंट ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन का हिस्सा थोड़ी है। आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे करने के लिए बनाया था? क्या आप फाइनेंसिंग कंपनी हो? क्या आप म्यूचुअल फंड कंपनी हो? नहीं ना। तो ये आपका नॉर्मल डे टू डे कोर्स का ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त तो इंटरेस्ट पेड सबट्रैक्ट हुआ होगा, इंटरेस्ट पेड सबट्रैक्ट हुआ होगा। पर इंटरेस्ट पेड इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो हुआ है कैश का, पर मुझे इस कैश के फ्लो को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करके बताना है। तो ये इंटरेस्ट पेड का जो आउटफ्लो है, इसको मैं ऑपरेटिंग में एज एन आउटफ्लो नहीं दिखा सकता, इसको मुझे फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने लोन फाइनेंस करवाया था उस पर पेमेंट है ये इंटरेस्ट का। तो ये आउटफ्लो की तरह शो तो होगा, पर कहां शो होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अगर ये सब्ट्रैक्टेड है, तो यहां वापस ऐड कर दूंगा, ताकि मैं फाइनेंसिंग में लेस करके बता सकूं, क्योंकि ये वहां की एक्टिविटी है। इसलिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स हो रखे होते हैं प्रॉफिट में, वो रिवर्स इंपैक्ट ले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनडायरेक्ट मेथड से। और जितने भी नॉन कैश खर्चे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस तो किया, पर पैसे तो गए नहीं, कैश तो गए ही नहीं, डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए इसको सबट्रैक्ट तो किया है, पर कहीं कैश गया है क्या? अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट 1,50,000 के डेप्रीसिएशन को माइनस करके आया है, 1 लाख का प्रॉफिट 1,50,000 के डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद आया है, तो कैश में तो 2.5 लाख पड़े होंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन का पैसा किसी को बाहर कैश में थोड़ी दिया। डेप्रीसिएशन के नाम का जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है वो तो तभी हो गया जब एसेट खरीदा था आज से सालों पहले। तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे तो कैश फ्लो चाहिए ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है जो प्रॉफिट है उसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो सारे नॉन कैश खर्चे मैं एड बैक कर दूंगा। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, सारे नॉन कैश खर्चे मैं एड बैक कर दूंगा।
और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है उनका रिवर्स इम्पैक्ट ले लूंगा, क्योंकि उनका एक्चुअल इम्पैक्ट अगर वो आउटफ्लो है या इनफ्लो है वो उनको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है, जिस एक्टिविटी से वो बिलोंग करते हैं वहां दिखाना पड़ता है। तो यहाँ उनका असर दे रखा है तो यहाँ से उनका असर हटाऊंगा, फिर उनका एक्चुअल इफेक्ट में इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का जो भी असर आता है वो ऑपरेटिंग पे आता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बिल्कुल सेम चलेंगी हर मेथड के अंदर, हर मेथड के अंदर सेम चलेगी। जो भी असर आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का वो सिर्फ ऑपरेटिंग तक रहेगा, वो सिर्फ ऑपरेटिंग तक रहेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का असर देख लिया। डायरेक्ट मेथड होगा तो मैं सीधे इनफ्लोज और आउटफ्लोज लूंगा ऑपरेशन से निकले हुए, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, कैश परचेज आउटफ्लो हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आउटफ्लो हो गया, एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और लास्ट में टैक्स पेड। और जब इनडायरेक्ट मेथड होगा तो मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा और रिवर्स चलते हुए जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है इस प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, इन्वेस्टमेंट होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में और एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो हमें क्या करना है, इससे कुछ भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट्स अगर परचेज किए हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, और अगर इनको बेचा है तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली तीन ट्रांजैक्शन है, सिर्फ तीन ट्रांजैक्शन। सुनो, पहला परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स्ड एसेट्स, कैश का आउटफ्लो हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स्ड एसेट्स, ये इनफ्लो हो गया। और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम, क्या इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ये तीन इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई। ये तीन कैश फ्लोज होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। बात खत्म। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिजनेस को चलाना है तो फाइनेंस लाना पड़ेगा, फाइनेंस लाना पड़ेगा तो कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, कैपिटल रेज करनी पड़ेगी तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ओनर्स फंड के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस, बोरोड फंड के अंदर डिबेंचर्स या और कोई भी लोन। इनको रेज करोगे तो इनफ्लो होगा, इनका रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो कैपिटल बढ़ी, इनफ्लो, कैपिटल घटी, आउटफ्लो। कई बार इसके अंदर नो फ्लो भी होते हैं, कैपिटल बढ़ रही है पर कैपिटल बढ़ी फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने एसेट परचेज किया, एसेट साइड के अंदर एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट साइड के अंदर एसेट इंक्रीज हुआ और उसके अगेंस्ट कैश पेमेंट की बजाय आपने कैपिटल इशू कर दी, तो लाइबिलिटी में कैपिटल बढ़ गई पर कैश का फ्लो तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे नो फ्लो वाले ट्रांजेक्शन को छोड़कर कैपिटल बढ़ी, इनफ्लो ऑफ कैश, कैपिटल कम हुई, आउटफ्लो ऑफ कैश। और इस रेज्ड कैपिटल पे रिटर्न पेमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे आउटफ्लोज ऑफ कैश हो जाएंगे। ये हो गई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये फ्लैशबैक अच्छा लगा होगा आपको। थ्री एक्टिविटीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड हो जाती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या क्या कैश फ्लोज होते हैं उनको भी हमने एड्रेस किया। चलिए आगे देखते हैं एक स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, वट एवर द केस माइट बी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, एक इनर कॉलम होता है जिसके अंदर सारी इनर एडजस्टमेंट होती है, फिर आउटर कॉलम में नेट कैश फ्लो लिखा जाता है उस रिस्पेक्टिव एक्टिविटी का, तो वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तीन एक्टिविटी होती है, ए बी सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इनका सीक्वेंस आप बदल नहीं सकते हैं, इनको ए बी सी की टर्मिनोलॉजी भी आप बदल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचे कि सी को ऑपरेटिंग बना दो और ए को इन्वेस्टिंग, नहीं कर सकते आप। ए ऑपरेटिंग रहेगा, बी इन्वेस्टिंग रहेगा, सी फाइनेंसिंग रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं जो आपको आता है। डायरेक्ट मेथड में अभी थोड़े टाइम बाद सिखाऊंगा, अभी इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से। कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अभी तक एड्रेस नहीं हुए होंगे, टैक्स आप समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इस अमाउंट को हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको या तो इनकम स्टेटमेंट दे रखी होगी या प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट दे रखी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। जितनी भी बात मैं अभी करूंगा मैं कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की करूंगा, कंपनी की बात करूंगा। हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो कंपनी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसकी टर्मिनोलॉजी से बात करूंगा तो बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आपको मिलेगी। उस बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस हो सकता है।
तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर 1 लाख का था, करंट ईयर में 2 लाख का है, यानी 1 से 2 लाख का हो गया, मतलब इस साल 1 लाख का प्रॉफिट इसमें जुड़ा है, यानी 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया होगा। ये प्रॉफिट अकाउंटिंग स्टेटमेंट से आ रहा है, उसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट के आए हुए प्रॉफिट को मुझे कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम्स इसमें से सबट्रैक्ट हुए हैं वो मुझे ऐड बैक कर लेने हैं, और जितने भी ऐड या लेस हुए हैं जो ऑपरेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब वो एक्चुअली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो होने चाहिए पर इसके कैलकुलेशन में प्लस या माइनस हो गए, उनका रिवर्स इंपैक्ट देना है। तो सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट में बनाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मुझे निकालना है। तो प्रॉफिट मुझे एक गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल करूंगा तो इस बार का प्रॉफिट अर्न्ड पता चल जाएगा। उस प्रॉफिट में ट्रांसफर टू रिजर्व्स में ऐड कर दूंगा, पहली चीज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, क्योंकि प्रॉफिट में से पैसा रिजर्व में डाला, तो इस साल प्रॉफिट अर्न हुआ था उसमें से निकाल के रिजर्व में डाल दिया, प्रॉफिट अर्न हुआ था उसमें से पैसा निकाल के रिजर्व में डाल दिया, कैश गया क्या, बाहर किसी को पैसे दिए क्या, नहीं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड कर लो, इसी साल के कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं, इसको ऐड कर लो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड कर लो। कोई डिविडेंड पेड है, कोई प्रपोज डिविडेंड है, उसको भी ऐड कर लीजिए आप, डिविडेंड किसी भी नाम से दे रखा हो, डिविडेंड की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलेगी अभी, क्योंकि पुराने एडजस्टमेंट के पे बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं और नए एडजस्टमेंट पे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है पर अभी चेंज हो चुका है। तो अभी सिंपल सी बात है कि डिविडेंड के नाम का कोई भी पैसा गया है तो मेरी सिंपल सी बात ये कि डिविडेंड का पेमेंट क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है? नहीं, डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूं मैं मेरी इक्विटी कैपिटल पे, प्रेफरेंस कैपिटल पे, और वो मेरा फाइनेंस है, तो डिविडेंड का पेमेंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। तो अगर डिविडेंड पेमेंट की वजह से कोई कैश का आउटफ्लो हुआ है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा, पर यहां पहले से माइनस किया हुआ है तो यहां एक बार प्लस कर दो ताकि वहां माइनस करके दिखा सको। तो यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, डिविडेंड पेड हो, कौन सा इंटरिम कौन सा प्रपोज होगा वो मैं अभी समझाऊंगा, अभी यहाँ डिविडेंड का एडजस्टमेंट और हो जाएगा। अगर कोई भी प्रोविजन बनाया इस साल, प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई और प्रोविजन में पैसा डाला, तो प्रोविजंस होते क्या हैं? प्रोविजंस वो लाइबिलिटी है जिनका अमाउंट एस्टिमेट से निकाला गया है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, मतलब प्रॉफिट्स में से पैसा निकालकर आपने एक प्रोविजन नाम के डब्बे में डाल दिया कि भविष्य में अगर कभी टैक्स पे करना पड़ा, फ्यूचर में कभी टैक्स पे करना पड़ा तो उसके लिए पहले से पैसे निकाल के रख दिए, जब टैक्स पे करना पड़ेगा तो इस प्रोविजन में से निकाल के दे दूंगा, इस प्रोविजन में से निकाल के दे दूंगा। अभी प्रॉफिट में से निकाल के पैसा प्रोविजन में गया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं, मतलब नॉन कैश है प्रोविजन, ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट निकालने के लिए जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट गया उसमें से ये लेस हुआ है, तभी ये प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर शो हो रहा होगा, तो इसको ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हुए तो माइनस हुआ है पर कैश नहीं गया, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 3 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, 3 एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट इस साल पीएनएल से मिल रहा है उस पीएनएल के प्रॉफिट में आपको क्या करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लेना है, नॉन कैश, डिविडेंड कर लेना है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, और प्रोविजन फॉर टैक्स कर लेना है क्योंकि ये नॉन कैश है। इसको ऐड करके मिलेगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट होगा तो वो भी करते हैं हम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट बेसिकली फ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है, हर साल नहीं होता ऐसा कैश फ्लो। जैसे इनकम टैक्स, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको तो हर साल नहीं मिलने वाला, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसको सेपरेटली शो करना है। तो अगर वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा या माइनस कर दूंगा, फिर नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी निपट जाएगी, या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग जहां से भी वो बिलोंग करता है पर नॉन रेकरिंग है, ऑर्डिनरी नहीं है, तो उसको सेपरेटली वहां फिर से शो कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। फ्लो ऑफ कैश बिल्कुल है बट उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दो, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हुए ये पता पड़े कि इस साल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना भी आया है उसमें इतना असर तो ऐसे कैश फ्लो की वजह से है जो सिर्फ इस साल के लिए यूनिक है, आगे आने वाले सालों में ऐसा कैश फ्लो नहीं होने वाला, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा, उसको आप ऊपर ले जाएंगे। अब इसके अंदर कर देंगे आप नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स,
और नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी लेस हुए थे ऐड कर दिए जाएंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स जो कैश फ्लो तो हुए हैं, मतलब इनफ्लो भी हो सकता है आउटफ्लो भी हो सकता है, पर इस एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, वो तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का है। तो अगर प्लस करना है तो भी वहां करूंगा, माइनस करना है तो भी वहां करूंगा। यहां अगर प्लस या माइनस हो रखा है पहले से तो उल्टा करो, क्योंकि अगर यहां रिवर्स नहीं करूंगा और वहां पे वापस दिखाऊंगा तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट पेड पहले से माइनस है, अगर यहाँ ऐड ना करूं और फाइनेंसिंग में वापस माइनस कर दूं तो दो बार माइनस हो जाएगा ना, बट आउटफ्लो तो एक ही बार हुआ है, इसलिए यहाँ रिवर्स इंपैक्ट दे दिया जाता है। आप बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? सो दिस इज बेसिकली नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। तो डेप्रीसिएशन है या अमोर्टाइजेशन है, डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है। होता नॉन कैश एडजस्टमेंट है तो इसको एड बैक कर दिया जाएगा। होता नॉन कैश है इसलिए इसे एड बैक कर दिया जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल, अरे सेल हुई है तो पूरा सेल इनफ्लो है, लॉस तो प्रॉफिट में से यूं ही माइनस किया हुआ है, सेल का इनफ्लो इन्वेस्टिंग में दिखाना। लॉस ऑन सेल जो है भाई साहब, लॉस ऑन सेल जो है उसे ऐड कर दो, प्रॉफिट में से यूं ही माइनस किया हुआ है। इसके बाद गुडविल या इंटेंजिबल्स अगर कुछ राइट ऑफ हुए तो उसको भी ऐड बैक कर दीजिए। कोई इंटरेस्ट पेड है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसको ऐड कर लीजिए क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा एसेट और इन्वेस्टमेंट सेल करने पे जितना भी इनफ्लो हुआ है उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो शो करूंगा, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो शो करूंगा, तो यहां उसे लेस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इनकम हुई है आपको तो प्रॉफिट में जुड़नी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट में इनकम हुई जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसको क्रेडिट किया होगा, प्रॉफिट में ऐड किया होगा, करना भी चाहिए क्योंकि इनकम है आपकी, कैश भी आया है तो कैश भी बड़ा है, पर यहां पर उसे सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे हुई इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट पे हुई इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करके बताना है। यहां पर वो एडेड है, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर से ऐड किया तो डबल बार ऐड हो जाएगा, इसलिए यहां पर एक बार सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा ताकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करके बता सकूं, ताकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करके बता सकूं। तो इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इनकम हुई है तो उसे लेस कर दूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इनकम हुई है तो उसे लेस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब करने के बाद मिलेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके अंदर दो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल की जो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी वो होती है कैपिटल फॉर डे टू डे, कैपिटल टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस, कैपिटल टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल निकलती कैसे? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट बात है। इसको बहुत ही रफ टर्म्स में बोल रहा हूँ, बहुत रफ टर्म्स में बोल रहा हूँ, बट सॉल्व एकदम सही हो जाएगा इससे, फिर कॉन्सेप्ट पे भी लाऊंगा। कोई एक करंट एसेट उठा लेता हूँ, जैसे स्टॉक उठा लिया, ठीक है। अब स्टॉक का करंट ईयर का बैलेंस भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है। प्रीवियस ईयर में ये 80,000 था और करंट ईयर के अंदर ये 1 लाख का हो गया है, ठीक है। ये स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो 80 से 20 का कैसे हुआ? 80 से 20 का कैसे हुआ? बड़ा है तो ये मान लो कि परचेज किया होगा, तो 24,000 का प्लस हुआ है तो इसको आउटफ्लो मान लो। क्यों मान लो सर? क्यों मान लो? सिंपल से लॉजिक से जा रहा हूँ, बड़ा होगा इसका मतलब परचेज किया होगा, बड़ा होगा इसका मतलब परचेज किया होगा। अब करंट लाइबिलिटीज की बात करता हूँ। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप क्रेडिटर्स ले लो, क्रेडिटर्स, ठीक है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 80,000 के, 80,000 के, और प्रीवियस ईयर में थे 1,20,000 के। 120 से 80 के हो गए क्रेडिटर्स, 120 से 80 के हो गए कितने? माइनस हुए 40,000 के, माइनस हुए 40,000 के। कैसे हुए होंगे? पे किया होगा, अज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो नेट इस फंडे को आप अब हर जगह लगा लो। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर करंट एसेट बढ़ता है, करंट एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो, ठीक है, करंट एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो, करंट लाइबिलिटी कम होती है तो इनफ्लो।
करंट लाइबिलिटी कम होती है तो भी आउटफ्लो। करंट एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो, करंट लाइबिलिटी कम होती है तो आउटफ्लो। करंट एसेट बढ़ा, खरीदा होगा, आउटफ्लो। करंट लाइबिलिटी कम हुई, पेमेंट किया होगा, तो आउटफ्लो। करंट एसेट डिक्रीज होता है या करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो इसका उल्टा हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। करंट एसेट कम हुआ, बेच दिया होगा। करंट एसेट कम हुआ, बेच दिया होगा, इनफ्लो। करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो और उधार लिया तो इनफ्लो। ठीक है। अब आप ऐसा कहेंगे कि सर परचेज तो क्रेडिट में भी हो सकती है, परचेज तो क्रेडिट में भी हो सकती है, और स्टॉक जो कम हुआ वो सेल क्रेडिट में भी हो सकती है। वो एडजस्ट हो जाएगा आपस में। कैसे एडजस्ट हो जाएगा समझना। मान लो कि मेरा स्टॉक था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है। करंट ईयर में मेरा स्टॉक 1 लाख का हो गया 80,000 से, 20,000 का बढ़ा है, प्लस हुआ है 20,000 का। मैं इसको आउटफ्लो लिख दूंगा सीधा ही। पर असल में ये क्रेडिट में हुआ है। ये जो परचेस की है ना 20,000 की, ये क्रेडिट में, आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। चलो तो इसके अगेंस्ट क्रेडिटर्स पे क्या इंपैक्ट आया होगा। क्रेडिटर्स जो थे पिछले साल 1 लाख रुपीज के थे, आपने क्रेडिट परचेस करी 20,000 की तो वो 120 के हो गए होंगे। क्रेडिटर्स भी बढ़े हैं 20,000 से, करेक्ट है ना। क्रेडिटर्स बढ़े हैं 20,000 से। करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बढ़ी है तो मैं इसको इनफ्लो मान लूंगा। ये समझूंगा कि वो और उधार देकर गए। तो देखो इन दोनों का इंपैक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। तो जो क्रेडिट है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में, उनका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा। और उसके अलावा जो एक्चुअली फ्लो ऑफ कैश है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम सिंपली करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, इनको इनफ्लो मान लेंगे कैश का, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम आउटफ्लो मान लेंगे और लेस कर देंगे। इसके बाद मिलेगा हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर देंगे हम टैक्स पेड, रिफंड को एडजस्ट करने के बाद। उसके बाद हमें मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें से प्लस या माइनस करके सेपरेट डिस्क्लोजर दे दोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। अगर यहाँ प्लस कर रहा हूं तो ऊपर मैंने उसका रिवर्स इंपैक्ट दिया होगा। सिर्फ यहाँ सेपरेट डिस्क्लोजर देने के लिए इंपैक्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई रिफंड मिला होगा मुझे, कोई इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हुआ होगा मुझे, तो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, मैं वर्किंग नोट बनाते वक्त उसको माइनस कर दूंगा या फिर से ऐड करके दिखा दूंगा, ताकि दुनिया को सेपरेटली पता चल जाए कि इतना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज आया है, वो तो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से आया, अगले साल नहीं होने वाला। करेक्ट है। इसके बाद मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सारा खेल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जुड़ा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी लेंदी होती है। इसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत आसान है। इन्वेस्टिंग के अंदर देखिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। अगर पेड है, ये जो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड है, इसको मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते वक्त माइनस किया था, प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था, मुझे यहां ऐड करके दिखाना था, इसलिए वहां एक बार माइनस किया। क्योंकि वहां पे माइनस नहीं करता तो वहां पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, 2 बार प्लस हो जाता, इसलिए एक बार यहां मैंने प्लस किया और वहां माइनस किया। इससे निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसके बाद फाइनेंसिंग करना है, इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, रेज ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, इक्विटी शेयर का बायबैक होता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन में, बैंक ओडी में, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है आपने तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ये सब एडजस्ट करने के बाद मिलेगा आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारी एक्टिविटीज का जो नेट इंपैक्ट आएगा उसे हम बोलेंगे नेट चेंज इन कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश इक्विवेलेंट में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया वो इन 3 एक्टिविटीज से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी इन 3 एक्टिविटीज का जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वही मेरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इस डिफरेंस में अगर मैं ओपनिंग प्लस कर दूंगा, अगर ये माइनस में आ रहा होगा तो ओपनिंग में से सबट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस में आ रहा होगा तो ओपनिंग में ऐड हो जाएगा, और वो करने के बाद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकलना चाहिए।
क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकलना चाहिए। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज तो मुझे पता पड़ जाएगा इन तीनों एक्टिविटीज से। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कर दूंगा तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये बनी मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट बाय इनडायरेक्ट मेथड। वर्किंग नोट में समझा चुका हूं। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो ये प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट कन्वर्ट करने की पंचायत ना करो, सीधा सीधा ऑपरेटिंग से कैश फ्लो निकालो ना। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? कैश सेल ऐड कर दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऐड कर दीजिए, ऑपरेशन से जो कैश आ रहा है, कैश जो जा रहा है कैश परचेज सबट्रैक्ट कर दीजिए, कैश पेड टू क्रेडिटर सबट्रैक्ट कर दीजिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने भी पे किए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सब माइनस कर दीजिए। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में माइनस ही नहीं कर रहा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड ही नहीं कर रहा, मतलब इंटरेस्ट पेड में माइनस नहीं कर रहा, डिविडेंड पेड में माइनस नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव में ऐड नहीं कर रहा, तो उसका रिवर्स एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है जो मुझे वहां करना पड़ता था, क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो वो एडजस्टमेंट किए हुए होते थे। ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें से टैक्स पेड लेस कर दो, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कर दो, तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वैसे ही बनाना है जैसे हम हमेशा बनाते हैं। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये कंप्लीट समरी हमने देखी, तीनों एक्टिविटीज में डिवाइडेड। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन के दौरान कुछ एडजस्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे परचेज या सेल ऑफ एसेट हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा, प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, और साथ ही कुछ और एडजस्टमेंट्स भी होंगे। आगे आने वाली कुछ क्लासेस में इन एडजस्टमेंट्स को मैं एड्रेस करूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को लेऊंगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट वगैरह है यू कैन रीच आउट टू मी। पुराना कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी जो स्कूल की किताबें वगैरह हैं धूल खा रही होंगी कहीं, वहां से देख लेना। एक आधा क्वेश्चन ऐसे ही कोई इलस्ट्रेशन पुराने कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी सॉल्व कर लेना, यादें ताजा हो जाएंगी, थोड़ा हाथ चलने लगेगा वापस कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 90% तो काम वही है, कुछ 10% एडजस्टमेंट और है, देख लेंगे। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ में आता है, कंसेप्ट है कि कैश का फ्लो दिखाना है, कैश का जो मूवमेंट हो रहा है उसे दिखाना है और इन तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाना है, बस इतनी सी बात है। आपको कैश का मूवमेंट पकड़ में आ गया और आपको एक्टिविटी पता चल गई, कोई तकलीफ नहीं आनी, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो प्रिपेयर कर ले, हम आसानी से इसको प्रेजेंट कर लेंगे। तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।